अब देखिए साहब, अगली खबर बिहार की इलेक्शन से जुड़ी हुई है। असदुद्दीन ओवैसी आखिरकार इंतजार करके, चिट्ठियां लिख के, थक के, हार के बिहार पहुंच गए। उन्होंने लालू यादव को चिट्ठी लिखवाई, तेजस्वी यादव को चिट्ठी लिखवाई, उनके घर के बाहर ढोल बजवाए कि क्या नारे भी लगवाए कि कान खोल, दरवाजा खोल, गठबंधन के दरवाजे खोल, बज रहा है ढोल, गठबंधन के दरवाजे खोल, नहीं तो खुल जाएगी एमवाई समीकरण की पोल। ये नारे उनके प्रदेश अध्यक्ष ने लालू यादव के घर के बाहर जाकर के लगाए। आरजेडी ने कहा कि भाई हमको फोन नहीं किया ओवैसी जी ने, फोन करते तो हम जवाब देते। बेसिकली वो 6 सीट मांग रहे थे गठबंधन में आने के लिए, और अपने मिजाज से ज्यादा इस बार कोशिश की उस ओवैसी ने। नहीं तो तेवर उनके बहुत दिखे रहते हैं, लेकिन इस बार इन्होंने कई बार ये प्रयास किया कि हमको ले लो तुम गठबंधन में, नहीं लिया। तो अब ये सीमांचल के दौरे पर आ रहे हैं। बिहार पहुंचने से पहले असदुद्दीन ओवैसी ने अपने सोशल मीडिया पर लिखा कि मैं किशनगंज पहुंचूंगा और 27 सितंबर तक सीमांचल में रहूंगा। मैं कई साथियों से मिलूंगा, कई नई दोस्तियां भी बनेंगी। अभी नई दोस्तियां कौन सी हैं आपको बता दें। ओवैसी का सीमांचल में कैंपेन महागठबंधन के लिए मुश्किलें बढ़ा सकता है। पिछले चुनाव में इसी इलाके में इनको 5 सीटें मिली थी। सब प्रयास तो किया ओवैसी ने खूब ऑपोजिशन यूनिटी का। देखिए, ओवैसी ने बताने की कोशिश की कि जो बार बार उनके ऊपर आरोप लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की बी टीम के रूप में काम करते हैं सीमांचल में या दूसरे राज्यों में चुनाव लड़कर, उन्होंने पूरा मौका दिया महागठबंधन को कि भाई मैं आपको चिट्ठी लिख देता हूं, मेरा प्रदेश अध्यक्ष आपको चिट्ठी लिख देगा, मेरा प्रदेश अध्यक्ष ढोल नगाड़े लेके आपके कान खोलने के लिए आपके घर आ जाएगा। आप जागो नींद से कि भाई ओवैसी आपके साथ आने चाहता है। भले ही आपने मेरे पिछली बार के 4 सांसद विधायक अपने पार्टी में शामिल करा लिए, मैं बहुत ज्यादा आपसे सीट नहीं मांग रहा हूं। सीमांचल की 24-25 सीटें आती है, मैं तो आपसे सिर्फ 6 सीटें मांग रहा हूं। जो 5 पिछली बार मेरी थी और एक जिसपे मेरा नरब था, दूसरे नंबर पर था, मुझे आप 6 सीट दे दीजिए। मुझे आप मंत्रिमंडल में मत लीजिए। उसके बाद भी अगर आरजेडी इनको भाव नहीं दे रही है तो यह तय है कि वो सीमांचल में लड़ेंगे और आरजेडी को उसका नुकसान होगा। मेरे पास स्टेटमेंट है असदुद्दीन ओवैसी का, सुना देता हूं आपको। थर्ड फ्रंट की कोई उम्मीद है सर? अब देखिए, अब नहीं मालूम, उम्मीद पर तो दुनिया कायम है, देखिए क्या होता है आगे। हमको हमारी पार्टी की फिक्र है, हमारे कैंडिडेट्स की, हमारे उम्मीदवारों की हमको फिक्र है। उनको कामयाब करना हमारा मकसद है। और उस सिलसिले में चाहे बिहार की में जो पीड़ित कमजोर लोग हों, जिसमें दलित, मुसलमान हैं। अब उन्होंने कहा उम्मीद पे दुनिया कायम है, पूरा बयान नहीं सुनता। आप किस लिए कह रहे हैं? सवाल क्या था, महागठबंधन में जाएंगे या कामयाबी मिलेगी इलेक्शन में, लेकिन उम्मीद पर है वो। नहीं, वो तीसरे मोर्चे का सवाल था। अच्छा। और उस पर उन्होंने कहा कि उम्मीद पर दुनिया कायम है, और उन्होंने कहा कि हम अपने प्रत्याशी, हमारे लोग, उनसे हम मिलेंगे। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी की इस रणनीति को जरा समझना चाहिए। जब 5 विधायक जीते और 4 चले गए राष्ट्रीय जनता दल में, तो उस क्षेत्र में उनके लिए समस्या हो गई कि भाई आप लड़ाएंगे तो आपका आदमी तो उधर चला जाएगा। रणनीतिक तौर पर इस वाले मसले को, यानी उनके ऊपर यह आरोप लग रहा था, कमजोरी की बात थी, तो वो कह रहे थे भाई हम तो पूरी कोशिश कर रहे हैं, तो क्या करें, हम चुनाव ही न लड़ें। उस पर लालू प्रसाद यादव ने ये जो कहा कि भाई आपको अगर मदद करनी है तो आप चुनाव ही मत लड़िए, उसको वो विक्टिम कार्ड के तौर पर लेकर जा रहे हैं। इसीलिए उनके प्रदेश अध्यक्ष गए, ढोल नगाड़ा बजाते हुए गए। अब मुसलमान को ये तो बुरा ही लगेगा ना कि लालू यादव इतना अपमानित कर रहे हैं ओवैसी को। चलो बात तो करते, 5 सीट 6 सीट अपनी जगह है, कुछ 1 सीट 2 सीट 4 सीट 6 सीट जहां भी आप जाके टिकते, लेकिन आपने सिरे से नकार दिया। यानी देश में एकमात्र जो मुस्लिम पार्टी है उसका अपमान लालू प्रसाद यादव और उनके बेटे ने किया। फिर ओवैसी को यह भी पता है कि अगर हम मोमेंटम क्रिएट कर रहे हैं तो इस वक्त इसलिए भी लाभ हो सकता है, कई लोग उसी जगह जा रहे हैं। यानी कि ये जो पूरा सीमांचल का इलाका है, इस बार कई लोग कोशिश कर रहे हैं, उसमें प्रशांत किशोर भी हैं, फलाना धमाका, कई लोग। ऐसे में उनको लगता है कि हम अगर इस रणनीति पे जाएंगे तो उसका कुछ लाभ हमको मिलेगा, और इसीलिए बार बार वो थोड़ा, जिसको आप कह रहे थे कि अपने तेवर में नहीं, वरना इतने में तो वो क्या क्या बोलने लगते हैं, मतलब इतने शांत भाव। 3 चिट्ठी लिखी भाई इन्होंने, उसके पीछे अपने मुसलमानों को लगे कि मुसलमानों का नेता अपमानित किया जा रहा है, और फिर भी वो सांप्रदायिक शक्तियों से लड़ने। ये और बता दीजिए, पिछली बार जो ओवैसी को कामयाबी मिली वो फ्लूक था या एक आधार इनका बन गया है? नहीं, बहुत मजबूती से चुनाव लड़ा था और बहुत ताकत से चुनाव लड़ा था, तब वो सीटें मिली थी। देखिए 2020 का चुनाव राष्ट्रीय जनता दल का चुनाव था, बहुत जबरदस्त चुनाव लड़ा था राष्ट्रीय जनता दल ने। और जिसको कहते हैं ना कि अब वहां के लोग तो कहते ही हैं, तेजस्वी कैंप के लोग कहते हैं वो तो राहुल जी की कृपा हो गई भाजपा पे, उन्होंने रैलियां थोड़ी बढ़ा दी अपनी, तो बीच में कहना पड़ा भाई राहुल जी अब थोड़ी कम रैलियां करिए, तो इसलिए वो 7-8 सीटें हैं वो रह गई। सर इस पर हम लोग काफी बात कर चुके हैं, लेकिन आज ये कि भाई थक हार के, मुझे तो यही लग रहा है, थक हार के उन्होंने कहा चलो मैं तो कैंपेन शुरू करूं अपना,
नहीं हो रहा गठबंधन में कुछ तो ना सही। नहीं, ओवैसी जी को तो चूंकि हैदराबाद के बाहर उनको जहां जहां लगता है कि उनकी पार्टी कोई आधार बन सकता, कोई जमीन बन सकती है, वहां चुनाव लड़ते हैं। महाराष्ट्र में भी लड़ते हैं, उत्तर प्रदेश में भी कोशिश कर चुके हैं। बिहार में 2020 में उनको अच्छी सफलता मिल गई थी, 4-5 विधायक जीत गए थे। हालांकि 2015 में बड़ी कोशिश की थी उन्होंने, लेकिन तब नहीं मिली थी। दिक्कत क्या है कि जो पिछली बार जो सफलता मिली उसके दो कारण थे। एक तो जो उम्मीदवार लड़े थे वो ज्यादातर आरजेडी के ही पुराने नेता थे, जिनको टिकट नहीं मिला उनको उन्होंने दे दिया, तो उनका अपना आधार था और वो चुनाव बाद में चले गए, वो बाद में वापस चले गए। ये बीएसपी के साथ भी कई जगह होता है, कई राज्यों में, इस तरह राजस्थान वगैरह में, मध्य प्रदेश में, सब जगह क्यों चले जाते हैं 4-5। अब ओवैसी जी इस बार फिर लड़ेंगे, उनको सबसे बड़ा जवाब ये देना पड़ेगा। वो ये तो बोलेंगे हम तो गठबंधन में हिस्सा मांग रहे थे लेकिन हमको नहीं दिया गया, लेकिन उसे मुसलमान ये पूछेगा, उन्हीं का अपना वोटर, कि भाई इसकी क्या गारंटी है कि आपकी 4-5 सीटें जब जीतोगे आप तो वो वापस नहीं चले जाएंगे, तब उसका क्या असर होगा। तो इसका जवाब उनको क्या देना पड़ेगा ये, क्योंकि फिर वो कैंडिडेट ऐसे ही लाएंगे जो जिनको टिकट नहीं मिलेगा। इसीलिए जो वो तीसरा मोर्चा बनाने के प्रयास में है कि अगर तीसरा मोर्चा बन जाए, गुंजाइश है इसकी अभी बिहार में, जिसमें गुंजाइश, प्रशांत किशोर क्या करते हैं उनके साथ बनाते नहीं बनाते, क्योंकि और तो कोई फोर्स है नहीं। प्रशांत किशोर इनके साथ जाएंगे भाई ऐसा और लगता है तीसरा आपको? मोर्चा किस साथ बनाएंगे आप देखिए। बाकी जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो या तो महागठबंधन में है या एनडीए में है। वो चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा और ये सब उधर है, साहनी और लेफ्ट उधर है। सर, दो बड़ी खबरें और बता दें। बीएसपी और चिराग पासवान, ये प्रशांत, देखिए आप ओवैसी कह रहे हैं कि अब देखते हैं, उम्मीद है क्या होता है आगे बिहार में कोई गठबंधन बनता है। क्योंकि हम अभी मुसलमानों की बात कर रहे थे या मुस्लिम वोट की बात कर रहे थे, तो मैं गाजा को